अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आज से एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट ये होगा कि ये हम एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हमें मिल सके वो एमसीक्यूज हम आपसे शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एमसीक्यूज का डिटेल्ड आंसर आप तक पहुंचाया जाए। डियर व्यूअर्स, मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने सीखने को मिलेंगी। डियर व्यूअर्स, हम हमारी इस वीडियो लेक्चर में स्ट्रेटेजी कुछ यूं होगी कि हम हर एमसीक्यूज के, जैसा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो हम आपसे डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो 3 रिमेनिंग ऑप्शन है उनके बारे में भी आपसे डिस्कशन होगी, क्योंकि इतनी मेगा डिस्कशन के बाद फिर कोई भी ऐसा जवाब नहीं रहेगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई एमसीक्यू दिया जाए और आप सॉल्व ना कर सके एफएससी के लिए। इंशाल्लाह फिर हम इसका लेवल जो है इंशाल्लाह उसको अप करेंगे और हम पहले सॉफ्ट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ हम फिर हार्ड एमसीक्यूज और ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। डियर व्यूअर्स, हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1, पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1, मेजरमेंट्स। डियर व्यूअर्स, फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द ultimate particle. The branch of physics which deal with the ultimate particles. कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो पार्टिकल्स को स्टडी करती है, ये क्या कहलाती है? तो आंसर आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एस वो ब्रांच जो अल्टीमेट पार्टिकल को स्टडी करती है क्या कहलाती है? पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज प्लाज्मा फिजिक्स, व्हाट इज एटॉमिक फिजिक्स एंड व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। मैं आपको सिंपल सिंपल वर्डिंग में बताता जाऊंगा। अगर आपने कुछ अपने पास रखा हुआ है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि प्लाज्मा फिजिक्स क्या है। सिंपली डियर व्यूअर्स, ये है आयनिक आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कि जब आप किसी भी मैटर को बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है उसको हीट अप करते हैं तो फिर वो आयंस की फॉर्म इख्तियार कर जाता है और इस आयनिक स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा फिजिक्स, इसकी स्टडी को। डियर व्यूअर्स, अगर मैं एटॉमिक फिजिक्स की बात करूं तो इट इज रिलेटेड विद एटम, कि हम इस फिजिक्स की इस ब्रांच में एटम को स्टडी करते हैं और एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अगर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूं तो इट इज रिलेटेड विद न्यूक्लियस, कि हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियस की। डियर व्यूअर्स, कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं और उसकी मतलब न्यूक्लियस और पार्टिकल लाइज विद इन द न्यूक्लियस, हम ये स्टडी करते हैं किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो डियर व्यूअर्स, आपने जैसे देख लिया है कि ये कुछ हमारी इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी रहेगी इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात हो रही है। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई सिंपली आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच जो न्यूक्लियस को डील सॉरी एटॉमिक न्यूक्लियाई जो एटम को डील, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई तो न्यूक्लियस को डील कर रही है, तो ये क्या होगी हमारे पास? न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर व्यूअर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एफएससी में बार बार पूछा जाता है कि सिलिकॉन इज अबंडेंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आप इसको कहाँ से जो है वो ऑब्टेन करते हैं? तो वेरी सिंपल, ये सैंड से जो है मैं इसको ऑब्टेन करते हैं और आपको पता है कि ये आपकी बुक में मौजूद है। नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर 7। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये बेस यूनिट जो है
ये एसआई सिस्टम में बात हुई है कि एसआई सिस्टम में कितने बेस यूनिट हैं। डियर व्यूअर्स, अगर बात होगी एसआई सिस्टम की तो इसमें आपके पास बेस यूनिट 7 है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ जितनी इंफॉर्मेशन है वो बताता जाऊं। यहाँ पे 7 है। डियर व्यूअर्स, अगर मैं बात करूं एमकेएस की तो इसमें 3 बेस यूनिट है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सीजीएस की तो सीजीएस में भी 3 बेस यूनिट है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं एफपीएस एफपीएस की फुट पाउंड सेकंड तो इसमें भी 3 बेस यूनिट है। याद रखिएगा कि हमारे पास क्या है, एमके एसआई, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनमें सब में तीन है और एसआई में 7 है। लेकिन यहाँ पे सेकंड एमसीक्यूज में यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन मिस हो गई कि आप थर्मोडायनेमिक्स को अगर सॉरी मैग्नेटिज्म को देखेंगे तो इट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो इट डील विद द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। एंड अकॉस्टिक की बात करेंगे तो इट इज रिलेटेड विद साउंड। कि हम इस ये हमारे पास फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम साउंड की प्रॉपर्टीज, साउंड की प्रोडक्शन, साउंड की ट्रांसमिशन और ये सारी साउंड को स्टडी करती है, तो वो क्या कहलाती है, अकॉस्टिक्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा कि जी हमारे पास एसआई में 7 होते हैं, एमकेएस में 3 बेस क्वांटिटीज और हमारे पास सीजीएस में भी 3 और एफपीएस में भी 3 अब यहाँ पे एक बात देखें डियर व्यूअर्स, आपको पता है एसआई में सेकंड मौजूद है, एमकेएस में भी सेकंड मौजूद है, सीजीएस में भी सेकंड मौजूद है और एफपीएस में। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि सेकंड is the only base quantity. Second is the only base quantity which remains unchanged in all systems of units. All system of units. तो ये हमारे पास एक ऐसी बेस क्वांटिटी है जो तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो अब चूंकि सेकंड तो चेंज ही नहीं हुआ तो ये सेम रहती है। अच्छा, ये फर्स्ट एमसीक्यूज था, इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट मार्क कर देता हूँ। तो ये अच्छा, यहीं पे हम सेकंड एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। और डियर व्यूअर, सेकंड एमसीक्यूज क्या है, आप देखिए ये जो आपको लास्ट 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स मिल रहे हैं इनमें एस तो सेम आ गया। अच्छा, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर अगेन लेंथ का यूनिट है जो आपको स्टार्ट में मिल रहा है, और फुट अगेन लेंथ का यूनिट है। लेकिन किलोग्राम मैस का यूनिट, ग्राम मैस का, बट पाउंड याद रखना है यहाँ पे कि पाउंड जो है आपके पास, पाउंड जो है इज द यूनिट ऑफ वेट और फोर्स। ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके पास पाउंड है ये वेट या फोर्स का यूनिट हो सकता है, ये नॉट अ यूनिट ऑफ मैस। ये आपके पास जो है वो वेट या फोर्स का यूनिट है, ये मैस का यूनिट नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई। इसी से रिलेटेड डियर व्यूअर्स एक और एमसीक्यूज, हमारे पास ये जो फोर्स है, फोर्स इज आल्सो बेस क्वांटिटी किसमें, इन एफपीएस सिस्टम। ये 3 एमसीक्यूज इससे रिलेटेड। देखिए आपके पास ये जो एफपीएस है इसमें पाउंड फोर्स का यूनिट है, इसका मतलब है फोर्स भी, पाउंड तो बेस यूनिट हो गया, यहाँ पे फोर्स भी क्या है आपके पास एक बेस क्वांटिटी के तौर पे एक्ट कर रही है। याद रखना है कब, जब आपके पास सिस्टम कौन सा होगा, एफपीएस सिस्टम। यहां तक बात समझ आ गई।
हम आगे मूव करते हैं डियर व्यूअर्स, और हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। जी नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन चूंकि हमने बातें बहुत ज्यादा करनी है हर एमसीक्यू से रिलेटेड, तो आप इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी? कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है? तो डिराइव्ड तो आपको पता है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है। मैस, लेंथ और टाइम यहाँ पे क्या है? मैस, लेंथ और टाइम यहाँ पे क्या है? बेस क्वांटिटीज है। लेकिन यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू याद रखना है कि these are the fundamental quantities. These are the fundamental quantities. These are the fundamental quantities. तो ये क्या है हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास क्या है? फंड आपसे को पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, तो लेंथ, मैस और टाइम, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हम बहुत ज्यादा क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया कि फोर्स यहाँ पे डिराइव्ड है, लेकिन याद रखना कि ये फोर्स डिराइव्ड है सिर्फ एसआई सिस्टम में। इसमें एसआई सिस्टम में ये डिराइव्ड है। अगर आप बात करेंगे किसकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर चले जाएंगे किसमें? एफपीएस में, तो फिर ये डिराइव नहीं होगी, बल्कि ये क्या बन जाएगी? यहाँ पे बेस बन जाएगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई बेस यूनिट? तो केजी एसआई बेस यूनिट है। डियर व्यूअर्स, अब हमें देखना होगा कि ग्राम यहाँ पे क्या है, स्लग क्या है और न्यूटन क्या है। अब देखें, यहाँ पे अगर न्यूटन की बात करते हैं तो इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब यहाँ न्यूटन के से रिलेटेड आपको और भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अभी आप इतना देखें, इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, फिर स्लग क्या है? स्लग भी यूनिट क्या होता है? मैस का। स्लग किसका यूनिट होता है? मैस का। मैस का यूनिट है। और फिर देखना होगा कि मैस का तो ऐसा यूनिट भी है, और वो क्या है? किलोग्राम है। तो इस स्लग का मैस के साथ रिलेशन क्या है? तो डियर व्यूअर्स, याद रखना है कि जो आपके पास वन स्लग होगा, वन स्लग किसके इक्वल होगा? 14.59 किज। 14.59 किज। ये आपने याद रखना है कि स्लग इज अ यूनिट ऑफ मैस, एंड इट्स रिलेशन विद मैस क्या होगा कि वन स्लग इज इक्वल टू 14.59 किज। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, हमारे पास है ग्राम। तो ग्राम इज आल्सो यूनिट ऑफ मैस, बट एक बात आपने ये और भी याद रखनी है कि ये बेस यूनिट है। ये क्या है? बेस यूनिट है। किसमें? इट इज अ बेस यूनिट। किसमें? इन सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम। तो ये क्या है? ये एक्ट करता है बेस यूनिट के तौर पे। कब? किसमें? सीजीएस सिस्टम में। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं कि हमारे पास 7 एमसीक्यूज है, और ये क्या है कि विच ऑफ द 7 के फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि आप यहाँ पे आंसर देख लें। यहाँ पे आंसर क्या होगा डियर व्यूअर्स? यहाँ पे आंसर हमारा जो करेक्ट है वो है रेडियन। वो क्या है यहाँ पे? रेडियन। लेकिन हमने ये देखना है कि जो बाकी मार्का खड़े हैं इनका यहाँ पे क्या मकसद है। यहाँ पे आपके पास कौन कौन? एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और लाइट ईयर। तो ये यहाँ किस लिए आए खड़े हैं जनाब? इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए। जरा गौर से देखिए। तो रेडियन इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगल। इसको भी आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि जी एंगस्ट्रॉम क्या है। याद रखना है, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। उसने पूछा नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो रेडियन बता दिया। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि ये यूनिट किसका है? लेंथ का। फिर ये देखना होगा कि लेंथ का यूनिट जो है वो एसआई, वो तो मीटर होता है, जैसे मैंने आपको स्लग में बताया कि मैस का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। अब लेंथ का, चूंकि मीटर जो है एसआई यूनिट जो है एसआई वो तो मीटर है। अब एंगस्ट्रॉम का हम क्या करेंगे?
रिलेशन निकालेंगे किसके साथ रिलेशन निकालेंगे डियर व्यूअर्स, हम मीटर के साथ। तो 1a लिख दिया मैंने, इसके ऊपर जो है वो हम डिग्री का साइन डालते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो उसकी जो है हमारे पास अवेल नहीं है, तो इसलिए मैंने 1a लिख दिया। तो 1a मीन 1 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10 रेज पावर, 10 रेज पावर। अभी यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ -10। क्या है जी, 10 रेज पावर -10, और साथ आप क्या लिखेंगे, मीटर। तो 10 रेज पावर -10 मीटर के ये इक्वल होता है। अगर आपको कभी ये किसी और फॉर्म में मिलेगा तो फिर कैसे मिलेगा, ये मिलेगा 0.1 नैनोमीटर में। 0.1 नैनोमीटर में ये आपको एक इसकी नेक्स्ट फॉर्म भी बनेगी। कैसे, इसी 10 रेज पावर -9 से 10 से -9 अलग कर ले और -1 अलग कर ले। जो 10 रेज पावर -1 है वो 0.1 बन जाएगा, और जो -9 थी वो क्या हो गई, वो यहाँ पे नैनोमीटर के इक्वल आ गई। क्लियर। नेक्स्ट माइक्रोन की बात करते हैं। डियर व्यूअर्स, माइक्रोन क्या है, माइक्रोन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ माइक्रोमीटर को। इसका मतलब ये है कि इट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ। याद रखना है, मेरे लिखने का मकसद ये है कि आप ये चीजें ये याद हो जाए बार बार देख देख के। लेंथ का यूनिट है। अच्छा, फिर 1 माइक्रोन का मीटर के साथ क्या रिलेशन होगा, मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब आपके पास ये किसकी को आ जाएगा, ये 10 रेज पावर -6 और मीटर, तो 10 रेज पावर -6 मीटर। अच्छा, यही यूनिट आपको एक और फॉर्म में भी दिखाई देगा कहीं पे, और वो क्या होगा, 10 रेज पावर क्या आएगा, -4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10 रेज पावर -4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिट है जो कि लाइट ईयर है। देखिए डियर व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि इसी चैप्टर के एंड पे जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें क्या आपको डिफाइन करके देता है कि लाइट ईयर क्या क्या डिफाइन करता है। अ लाइट ईयर is the distance that light travel in 1 year। तो ये देखें, जब उसने ये कह दिया कि लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, तो भाई क्लियर हो गया कि लाइट ईयर क्या है, ये लेंथ का यूनिट है। पहली बात तो ये आप क्लियर कर ले। एक दफा ऐसा हुआ कि उसने एग्जामिनर ने ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि डिफाइन लाइट ईयर, तो फिर क्या हुआ कि स्टूडेंट परेशान हो गए कि लाइट ईयर कहाँ से आ गया, और भाई आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है, क्या हा, लाइट ईयर। तो पहली तो ये बात होगी, तो आपने याद रखना है कि 1 लाइट ईयर ये है। अब नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछे कि जी इस लाइट ईयर का रिलेशन क्या है मीटर के साथ, तो ये आगे रिलेशन एक एमसीक्यूज आएगा तो मैं वहां पे आपको प्रूव करवा दूंगा, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि विच इज नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई, तो वो जॉल है। जॉल जो है वो वर्क का यूनिट होता है, और वर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो लिहाजा ये आपके पास चूंकि वर्क का यूनिट है तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी होने के नाते यूनिट भी क्या होगा, डिराइव होगा। किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का। एम्पेयर तो क्या होगा, किसका हो जाएगा जी, करंट का। और केल्विन आपके पास टेम्परेचर। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड यूनिट। अब देखें, अब डिराइव यूनिट के एग्जाम्पल कौन से, हम पहले देखते हैं कैंडेला किसका है, ये तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कूलम, कूलम जो है आपके पास चार्ज का यूनिट होता है, और मोल जो है आपके पास मोल जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पे एक बात आप करेक्ट कर लें कि ये जो कूलम है ना, ये कूलम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कूलम क्या है यहाँ पे आपके पास, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एम्पियर लगा हुआ है तो ये बाय मिस्टेक है।
कूलम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एम्पेयर तो करंट का यूनिट होता है और करंट एक बेस क्वांटिटी है। करंट एक बेस क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, यहीं पे मुझे एक और बात याद आ गई, वो भी मैं करता चलूं यहाँ पे, कि जो कूलम होता है, अगर आपसे कोई इसकी डायमेंशन पूछ लेता है, अगर आपसे कोई कूलम की डायमेंशन पूछ लेता है, तो इसकी डायमेंशन होती है ए एम्पेयर टी, और ये आपके पास ये याद रखनी है। क्यों? क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो वो होता है कूलम पर सेकंड। सेकंड अगर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एम्पेयर सेकंड। और एम्पेयर के लिए डायमेंशन ए आ जाएगी और टाइम के लिए कैपिटल टी, तो इसकी ये डायमेंशन होती है, याद रखना। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है जी जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, सॉरी यार, अच्छा जी, तो 9 MCQ हो गया 10। अब कहते हैं कंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मैंने पहले बता दिया। तो चार्ज का यूनिट भी नहीं है और पावर का भी नहीं है, चार्ज कूलम होता है और पावर आपके पास क्या होती है? वाट में होती है। याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, और आपके पास जो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो होती है उसका यूनिट है नहीं होता। नेक्स्ट, आपने गौर से देखना है, देखते जाए, अगर कोई हो सकता है कि इंसान है तो हम भी, अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि वो इम्प्रूव हो सके। अच्छा जी, एन अल्टरनेट यूनिट टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज, अब देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड का अल्टरनेट क्या बनेगा? अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ सॉल्व करने की। यहाँ ये सहूलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मीटर और पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए मेरे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अगर मैं इसको न्यूटन बनाना चाहूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा डियर डियर वीवर, मैं यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो मेरे पास खड़ा है ना, मैं क्या करूंगा? मैं इसको मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। जैसे अब मैंने जो स्लाइड से नीचे सेकंड दिखाया हुआ है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। जरा आपने गौर से देखना है, मैं इसको, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है कि मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसके साथ? सेकंड के साथ मल्टीप्लाई भी और सेकंड के साथ डिवाइड भी। यार व्यूअर, यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई करवाया वो सेकंड तो ऐसे ही आ गया, और ये जो पर सेकंड और पर सेकंड है ये क्या बन जाएगा? पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर आके क्या हो जाएगा? सेकंड माइनस 2। तो इसका मतलब है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? न्यूटन के, और जो 7 सेकंड खड़ा है वो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। और एक और बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, और वो क्या है कि ये जॉल सेकंड किसका यूनिट है? जॉल सेकंड यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का। किसका? एंगुलर मोमेंटम का। और ये निकला कैसे है यहां से कि आप जब सॉल्व करते हैं उसको, जॉल सेकंड में आप एंगुलर मोमेंटम आरपी होता है, तो चूंकि मोमेंटम जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ऊपर वाला यूनिट है उसका, और 7 आर की वजह से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाता है। और अगर मैं इसको जॉल बनाना चाहूं तो मुझे वैसे ही सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैसे ही बन जाएगा। न्यूटन मीटर जो है यहाँ पे हमारे पास ये टार्क का यूनिट है, और वर्क का भी बनता है बिल्कुल न्यूटन मीटर, लेकिन हम उसको जॉल कह देते हैं। इनिशियली तो एनर्जी का भी ये होता है, लेकिन हम उसको जॉल कह देते हैं। एक बार डियर व्यूअर यहाँ पे और नोट करके चलेंगे आप, कि ये हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट भी सेम हो, उनकी डायमेंशन भी सेम हो, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि कभी भी आप ये हरगिज नहीं है कि दो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी सेम हो। तो करेक्टरिस्टिक्स का यूनिट या डायमेंशन सेम होने के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। देयर वी वर सिंपल, क्या उसने प्रेशर की बात किया, तो प्रेशर आपके पास किसके इक्वल होता है? प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स यूनिट क्या है?
फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया नीचे खड़ा है। तो देखें 1 मीटर तो मीटर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब 1 मीटर जो नीचे बचा है वो ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा पर मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक आप ये नोट करें, ये आपके पास किसका यूनिट है, प्रेशर का। अच्छा, फिर ये जो आपके पास लास्ट में खड़ा है, ये भी अभी हमने देखा, ये किसका यूनिट था, जॉल का। ये जो आपके पास ऊपर वाला ये यूनिट खड़ा है, ये यूनिट है न्यूटन का। और थर्ड अब आपने देखना है किसी का बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको रहने देंगे। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। अच्छा, जब आपने प्लेन एंगल की बात की तो यहाँ पे ये बात लिखना जरूरी है कि प्लेन एंगल की एग्जांपल क्या होगी। एग्जांपल कहाँ बनता है ये, तो ये बनता है जी सर्कल में, पहली बात। फिर ये जो प्लेन एंगल होता है ये 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे रेडियन से रिलेटेड, कि हमारे पास जो 1 रेडियन होता है ये इक्वल होता है किसके, 57.3 डिग्री के। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। और एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो 1 रेवोल्यूशन होता है ये आपके पास 2 पाई, यहाँ पे अब पाई तो नहीं होगा, मैं सिंपल ही पाई लिख देता हूँ, पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये बातें कुछ आपने इससे जुड़ी याद रखनी है। स्टीरेडियन आगे आ रहे हैं, डिग्री भी एंगल का यूनिट है, कंडेला पहले हो गया, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरेडियन इज द एंगल विच लाइज इन 3 डायमेंशन। अच्छा, यहाँ पे देखें, अच्छा 3 डायमेंशन की फिर एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी क्या होगी, सफेयर। नेक्स्ट, फिर हमने अभी जैसे कहा कि जी ये तो 3 डायमेंशनल है। अच्छा, नेक्स्ट 3 डायमेंशनल के बाद जो आपने इसके लिए बात याद रखनी है कि आपका जो 1 रेवोल्यूशन होता है, 1 रेवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। किसकी, कितने कितने डिग्री के इक्वल, 360 डिग्री। और एक और रिलेशन जो भी मैंने आपके सामने लिखा कि 1 रेड जो होता है, सॉरी, आपके पास 1 रेवोल्यूशन जो होता है ये 2 पाई रेडियन के भी इक्वल होता है। तो ये मैंने अगेन लिख दिया ताकि बात जो है वो रिपीट होती रहे बातें। तो 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। और एक और बात यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डियर व्यूअर्स, अगर कभी भी आपसे कोई रिलेशन पूछ लिया जाए, कोई बंदा आपसे पूछ ले कि इन तीनों यूनिट में रिलेशन क्या है आपस में, तो याद रखना है कि आपके पास रेवोल्यूशन जो है ये सबसे बड़ा होता है। फिर आपके पास होता है डियर व्यूअर्स, फिर आपके पास होता है रेडियन, और लास्ट में आपके पास होता है डिग्री। कैसे, आप जरा गौर से देखें, ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा, इस रिलेशन को जरा गौर से देख लें आप कि ये रिलेशन मैंने कैसे बनाया। अब देखिए मेरे पास ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा कि मेरे पास क्या है कि 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल है। पहली बात कि रेवोल्यूशन डिग्री से बड़ा है। अच्छा, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल है, मतलब ये रेडियन से भी बड़ा है, तो मतलब ये दोनों से बड़ा हो गया। अब आगे आ जाए जी, 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब है रेडियन भी डिग्री से क्या है, यहाँ पे बड़ा है। और अगर 1 डिग्री लेंगे तो वो आपके पास बहुत वो पतने 0.00174 रेडियन के इक्वल आता है। तो जरा ये देख ले, तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड, और हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं जी। रेडियन की हो गई, 3 डायमेंशन हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे कहता है जी एस आई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, तो स्टीरेडियन है सिंपली सॉलिड एंगल, वो प्लेन एंगल होता है, और ये आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपको जो है सिंपल डेफिनेशन दे दी गई है कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ये सिंपल आपका स्टीरेडियन है, डिग्री नहीं है, रेडियन नहीं है, मिनट भी नहीं है। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, डियर व्यूअर्स, ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक्स, आगे देखेंगे स्पीडली होता जाएगा। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया, फोर्स पर यूनिट एरिया से।
अच्छा, विच इज अ डिराइव्ड यूनिट, विच इज अ डिराइव्ड यूनिट, एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड। तो ये भी अगेन ये एक पहले जो है ना किसी बच्चे ने लगाए, तो ये कुछ लगे हुए थे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये एम्पेयर जो है ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है। डिराइव्ड यूनिट यहाँ पे क्या होगा, आप ये जरा देख लें, डिराइव्ड यूनिट आपके पास यहाँ पे होगा न्यूटन। डिराइव्ड यूनिट क्या होगा यहाँ पे आपके पास, न्यूटन, ठीक है। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, एम्पेयर करंट का है, और कैंडेला जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ फोर्सेस। देखिए जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। वहां पे डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि अगर कभी भी आपको किसी यूनिट का फुल नेम लिखना हो, मीटर का लिखना हो, किलोग्राम का लिखना हो, सेकंड का लिखना हो, तो इट मस्ट स्टार्ट विद आपके पास जो है वो कभी भी ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा ये आपके पास स्मॉलर लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे ये किसी साइंटिस्ट का नेम भी क्यों ना हो। जैसे न्यूटन है, आपने फुल नेम लिखना है उस यूनिट का, तो आप क्या लिखेंगे, एन स्मॉल होना चाहिए। फिर अगर आप सिंबल लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, अगर सिंबल लिख रहे हैं तो सिंबल में एक बात याद रखनी है कि सिंबल भी सबके छोटे होते हैं, लेकिन अगर वो न्यूटन के नेम, सॉरी साइंटिस्ट के नेम पे हो, तो वहां आप क्या लिखेंगे, उसको इतनी रियायत तो देंगे ना यार, उसने काम किया है, तो आप क्या करेंगे, एन ए कैपिटल कर देंगे। तो आपका डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो वेरी सिंपल कि मैंने कहा जब भी आपको फुल नेम लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। यहां तक क्लियर। हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपके पास लीस्ट मल्टीपल क्या है, इनमें से लीस्ट मल्टीपल कौन सा है। तो डियर डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जो लीस्ट मल्टीपल है वो है एटो, लास्ट आपका डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे लीस्ट मल्टीपल है। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि ये नैनो क्या है, ये 10⁻⁹ होता है डियर व्यूअर्स। फेम्टो क्या है, 10⁻⁻15 होता है। और पीको आपके पास 10⁻12 होता है। इस तरह आप दो तीन और भी यहाँ पे नोट कर ले। माइक्रो 10⁻6 होता है। मिली आपके पास 10⁻3 होता है। सेंटी आपके पास 10⁻2 होता है। और डेसी आपके पास 10⁻1 होता है। नेक्स्ट, विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। तो इनमें से हाईएस्ट जो है वो गीगा है, 10⁻ आपके पास 9 होता है ये। अब मेगा जो है वो 10⁻6, किलो 10⁻3 और डेका 10⁻1। कुछ और आप लिख लें यहाँ पे ताकि कोई नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है तो हम उसको हैंडल कर सकें। टेरा जो होता है वो 10⁻12 होता है। इस तरह पीटा 10⁻15 होता है। और एक्सा जो है वो 10⁻18 होता है। मैं आपको लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि यहाँ पावर लिखना जो है वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, प्रीफिक्स पीको। तो मैं पीको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10⁻12। ये जो -6 है ये क्या है आपके पास, ये जो -6 खड़ी है ये आपके पास क्या है, माइक्रो है। और जो -18 है ये भी पहले आ चुका है, ये एटो है। और 10⁻11 कोई प्रीफिक्स नहीं होती। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये पहले बात हो चुकी है, कैंडेला। मोल जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। केल्विन जो है आपके पास टेम्परेचर का यूनिट है। और एम्पेयर आपके पास करंट का यूनिट है। तो डियर व्यूअर, इस तरह चलेंगे तो फिर आपको आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ आंसर देख लेना कि कौन सा करेक्ट है ये जो है वो इनफ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है 0.00 0.00 और आपके पास क्या है 2 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। डियर व्यूअर्स, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन की पावर देखें, सॉरी डेफिनेशन देखें, तो क्या होता है कि आपने एक्सप्रेस करना होता है किसी भी नंबर को, एक्सप्रेस करना होता है इन सम पावर ऑफ 10। अब डेफिनेशन लिखने वाले से पूछना चाहिए था कि ये सम लिख के आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। सम का मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं इसको जो है वो
किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखें, आपका बीटा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन भी इस हिसाब से तो ठीक है, आपका अल्फा भी ठीक है, आपका चार्ली भी ठीक है, इस तरह से तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप एक बात याद रखना कि अगर मैं बात, ये सारे ठीक है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि सारे ही ठीक है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, बट अगर हम बात करें मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म की तो वो क्या होगी डियर व्यूअर्स। यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म वो होती है जिसमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होता है, ओनली वन डिजिट। बट यहां पे बात क्लियर नहीं हुई, तो फिर डिजिट देखें तो डिजिट तो बीटा में भी एक है पॉइंट से पहले, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। कौन सा, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट कहां होना चाहिए, बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप बात करेंगे तो फिर आपकी ये तीनों ठीक है, तीनों करेक्ट है। बट अगर आप बात करेंगे कि मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म, तो हमने मोस्ट एक्यूरेट को ही देखना है। आप एक बात माइंड में बिठा लेंगे कि आपके पास वो फॉर्म जो है वो मोस्ट एक्यूरेट कहलाएगी जिसमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए और वो डिजिट क्या हो, नॉन जीरो। इसका मतलब है 26 में तो आपको कोई मुश्किल होगी नहीं, आगे आ जाए। एरर अकर ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। यहाँ पे आप जो है, मैं आपको ये कहूंगा कि आप साथ जो है इनएप्रोप्रिएट मेथड भी ऐड कर दें। इनएप्रोप्रिएट, तो ये भी इसी में आता है क्योंकि ये मेथड कौन यूज करता है, ये भी तो वर्कर ही यूज करता है, इनएप्रोप्रिएट मेथड। तो ये सारी जो है, ये सारी मिला के कुल मिला के आपको रैंडम एरर देती है, क्योंकि ये नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ वर्कर, ये आपके पास इनएप्रोप्रिएट मेथड का यूज, तो ये रैंडम एरर है। अच्छा, फिर ये आपसे ये पूछ रहा है कि एरर जी किस किस वजह से हो सकते हैं, तो ये तीनों करेक्ट है, तीनों रीजन से हमारे पास एरर जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 29 एमसीक्यूज है कि इन एनी मेजरमेंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, जस्ट डेफिनेशन की बात है तो ऑल एक्यूरेटली, यहाँ पे नो डिजिट लिखा हुआ है, ऑल एक्यूरेटली नॉन होना है, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बात याद रखें कि आपके पास जब बात होगी किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर की, तो इसमें आपको 3-4 बातें याद रखनी होगी। पहली बात कि ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं, ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट, ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट। पहला पॉइंट याद रखें कि जितने भी नंबर होंगे, कैसे, लेट सपोज मैं ऐसे कहता हूं कि जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी आएगा वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जी, कि जो जीरोज होती हैं कहां पे, ऑन राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर भी यहां पे लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप जो है डेसिमल पॉइंट भी लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो इसकी राइट साइड पे जो होंगी जीरोस वो भी क्या होंगी, वो भी सिग्निफिकेंट होंगी, वो भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, वो भी सिग्निफिकेंट होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है कि जीरोस जो लेफ्ट साइड पे। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात यहाँ पे ऐसे करता हूं, मैं इससे पहले ऐड कर देता हूँ इसको, ये 2 मैं इसको कह देता हूं और इसको मैं 3 मार्क कर देता हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो जीरोस जो है वो प्रेजेंट क्या हूं, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर, तो फिर बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ये समझे, मैं आपको पूरा टॉपिक ही ये पढ़ा रहा हूं, सिग्निफिकेंट आर आल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये आपके पास ये रूल, और थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या होगा
कि आपके पास जीरोज जो लेफ्ट साइड पे होंगी, मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि जीरोज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर आर डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड पे जो होंगी, लेफ्ट साइड पे जो होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। क्लियर? और एक और पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, फिफ्थ पॉइंट, के जो पावर्स होती हैं, पावर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट। पावर जो है वो सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं होती। तो अब आपने इन चारों रूल्स को, 5 को देख लेना है और फिर हम अब सॉल्व करते हैं। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मैंने कहा लेफ्ट साइड वाली जीरो शामिल ही नहीं होनी, और ऑल न्यूमेरिक जो नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, वो तो क्या है? सिग्निफिकेंट। तो 1 भी सिग्निफिकेंट, 7 भी, 3 भी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ये नोट कर ले आप, इसको नोट कर ले। चलो जी, हम आगे मूव करते हैं। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, इसके 57 एमसीक्यूज हैं। अच्छा जी, तो आज स्टूडेंट एडेड 3 फिगर्स। स्टूडेंट ने क्या किया? स्टूडेंट ने 3 फिगर्स को ऐड किया डियर व्यूअर्स। अच्छा, इससे क्या मिला? द करेक्ट आंसर रीडिंग द रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला एग्जांपल, यही टॉपिक है, और इसके लास्ट पे जो है एडिशन के और ये सब्ट्रैक्शन और ये सब कुछ दिया हुआ है। आपने डियर व्यूअर्स कुछ भी नहीं करना, आपने इनको ऐड कर देना। ऐड करने से आपको एक आंसर मिलेगा। आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाएगा। ठीक है, अब आपने कितने डिजिट तक आंसर लिखना है, ये आपका टास्क है। देखिए, आप अपनी वैल्यूज में देखें कि सबसे कम पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है? 72.1, मतलब 1 डिजिट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर होगा वो भी जाना चाहिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक। क्लियर? नेक्स्ट, if the reading is taken with measuring scale whose minimum deviation is 1 millimeter, then the correct reading is, देखिए 1 मिलीमीटर। डियर व्यूअर्स, आप 1 मिलीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, ये जरा गौर से देखें। आप 1 मिलीमीटर को कैसे लिख सकते हैं? देखें, 1 मिलीमीटर को आप लिख सकते हैं क्या? 0.001 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जा सकते हैं। इसका मतलब आपका आंसर भी क्या होगा? पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर जो है वो, लेट्स सपोज नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 आ जाए, तो फिर आप क्या करते थे? आप इस केस में यहाँ पे इंक्रीमेंट करते थे। क्या करते थे? इंक्रीमेंट। उससे पीछे वाले नंबर में इंक्रीमेंट होता था। ठीक है, इंक्रीमेंट यहाँ पे होता था का किस में? उससे पीछे वाले नंबर में। लेट्स सपोज मैं कहूँ जी मेरे पास है 75.659, जब मैं 9 उड़ाऊंगा तो मैं पिछले 5 को क्या कर